जनरल उर्दू यानी आम उर्दू, ये एक कॉमन सेक्शन के सवालात है जो सभी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल 10 सवालात के, जो कि सवाल नंबर 11 से लेकर 20 तक होंगे, और ये सवाल सभी को हल करना लाजमी होता है, इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला सवाल क्या है। मौलाना आज़ाद के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़त यानी लेटर्स थे, उनका एक ग्रुप, उनके एक मजमूआ है, यानी तमाम खतूत को एक साथ जमा कर दिया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए खतूत उर्दू, बी गुबार ख़ातिर, सी खतूत आज़ाद और डी उर्दू मुअल्ला। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गुबार ख़ातिर। मौलाना आज़ाद से मुतालिक बीएड में एक या दो सवाल ज़रूर ही रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना आज़ाद की बायोग्राफ़ी यानी उनकी जीवनी एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि आप कम से कम 2 या 3 सवालात को आसानी से हल कर सकें। अगला सवाल है, उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करती है? यानी ये उर्दू से रिलेटेड सवाल है। उन अलामत यानी सिंबल को क्या कहते हैं जो हरफ में हरकत पैदा करती है? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ऑप्शन ए एराब, बी कवायद, सी इल्म हिज्जा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए एराब, जिसे हिंदी में मात्रा कहते हैं ना। मात्रा जिस तरह से किसी अक्षर के बाद लगाया जाता है, उसी तरह उर्दू में हरूफ पर ज़बर ज़ेर पेश डाला जाता है, तो उसे एराब कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कलमा की किस्म नहीं है। ऑप्शन ए इस्म, बी फ़ेल, सी लफ्ज़ और डी हर्फ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लफ्ज़। बाकी जो इस्म, फ़ेल और हर्फ है वो सभी कलमा की किस्म है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वह लफ्ज़ जिनके माना एक जैसे हों उनको क्या कहते हैं? यानी ऐसे अल्फाज जिनके माना हूबहू एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मुतज़ाद, बी मुअन्नस, सी मुतरादिफ और डी जमा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स को, और उसी तरह ऑप्शन ए में जो मुतज़ाद दिख रहा है वो अपोजिट कहलाता है, और ऑप्शन बी में जो मुअन्नस है वो फेमिनिन हो जाएगा, और ऑप्शन डी जमा है, जमा के माने प्लुरल के होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, फ़ुक़दान के माना क्या है? फ़ुक़दान उर्दू का एक लफ्ज़ है जिसके माने क्या होते हैं? ऑप्शन ए ज़्यादती, बी कमी, सी बराबरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कमी। फ़ुक़दान के माना कमी के होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू शायरी में एक किस्म, कई सारी किस्में हैं, उनमें से एक रुबाई भी है, तो वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए अरबी, बी फ़ारसी, सी उर्दू और डी हिंदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी। रुबाई अरबी ज़बान के लफ्ज़ है जिसके माने 4 के होते हैं, और अगला सवाल है, किताब की जमा है। लफ्ज़ किताब की जमा है, प्लुरल क्या होगा? ऑप्शन ए इक्ताब, बी मकतूब, सी मकातिब, डी कुतुब। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी कुतुब। तो लफ्ज़ किताब की जमा कुतुब होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो कहलाता है क्या? ऑप्शन ए मक्ता, बी मतला, सी रदीफ़ और डी काफ़िया। तो इस सवाल का सही जवाब आप खुद समझ लेंगे, मैं चारों ऑप्शंस को आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी जो है मतला, यानी गज़ल के सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं, और रदीफ़ व काफ़िया, तो रदीफ़ कहते हैं कि हर एक शेर के पहले और दूसरे मिसरे में जो सबसे आखिर वाला लफ्ज़ आता है और दो एक दूसरे के हम वज़न होते हैं, वो रदीफ़ कहलाता है। तो गज़ल के पहले और दूसरे शेर में रदीफ़ होता है, उसके बाद से हर दूसरे शेर में सबसे आखिर में जो लफ्ज़ आता है वो रदीफ़ कहलाता है। और ऑप्शन डी जो काफ़िया है, तो रदीफ़ से पहले आने वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। और यहाँ ऑप्शन ए जो बच गया है मक्ता, तो यही गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी अपना जो उर्फ़ नाम होता है, एक टाइटल नेम, उसे इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, नवाब की तानीस क्या है? लफ्ज़ नवाब की तानीस यानी इसका स्त्रीलिंग या फेमिनिन क्या होगा? ऑप्शन ए नवाबा, बी मुहतरमा, सी बेगम और डी खातून।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बेगम। नवाब के लिए जो उनकी खातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बेगम कहलाती है। अगला सवाल है कान पर जू न रेंगना, इस मुहावरा का क्या माना है? ये उर्दू का एक मुहावरा दिया गया है जिसके मानी हमें यहाँ चूज़ करनी है नीचे के 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए कोई असर ना होना, बी कान का ख़राब हो जाना, सी कान में ज़ख़म होना और डी कान में दर्द हो जाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कोई असर ना होना। यानी कान पर जू ना रेंगना का मतलब होता है उसको किसी तरह का कोई फ़र्क ना पड़ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में जो कि कॉमन सेक्शन से ही जनरल अंग्रेज़ी के सवालात होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।